नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनरल PR शंकर, और हम बात करेंगे कुछ चाइना पाकिस्तान की, कुछ ऑपरेशन सिंदूर की, और कुछ और जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनकी। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसका साइमलकास्ट गनर शॉट पे भी हो रहा है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, और साथ में बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। वेलकम जनरल शंकर वंस अगेन टू थैंक्स अ लॉट। डायलॉग्स। बहुत खुशी और हुई है आपके साथ दोबारा मेल मिलन का। तो शुरू आज करते का हैं। जो टॉप, वैसे तो मेन आइटम ऑफ डिस्कशन इज चाइना पाकिस्तान रिलेशंस में क्या डिस्टेंस हो रहा है, लेकिन एक और बड़ा जिसको कहे कि न्यूज़ आइटम है, और दैट इज़ कि लॉकहीड मार्टिन का एक डेलीगेशन आने वाला था, दैट वाज सपोज टू डू प्रेजेंटेशन F-35 के लिए, दैट वाज एग्रीड ड्यूरिंग Trump Modi meeting, विजिट या when Prime Minister Modi went to visit Trump after his inauguration. तो वो कैंसिल हो गया है। तो अब वो कैंसिल हो गया है, मुझे तो लगता है कि वो आफ्टर द त्रिवेंद्रम एपिसोड F-35 वाले डर गए कि साहब कि ये तो हमारा जो है इन्होंने इंटरसेप्ट करके यहाँ पकड़ के रख लिया। और लोग मजाक में कह रहे थे, उसे somebody said very jokingly कि इस पे लॉक लग गया है, और इस पे पद्मनाभ स्वामी का लॉक लग गया है। तो वो तो पद्मनाभ तो स्वामी उसके का लिए लॉक लग गया। यू नीड स्पेशल स्किल्स टू ओपन इट। तो ये ऑपरेट या यूके और यूएस के बस की बात नहीं है। So jokes apart, वैसे भी I don't think India was in a mood to go for F-35, though the Defense Secretary has said that they are looking at a short-term option from a friendly nation, कि एक friendly nation से हम शॉर्ट टर्म ऑप्शन के रूप में फिफ्थ जनरेशन ढूंढ रहे हैं। तो अब वैसे कहते तो यूएस को फ्रेंडली ही है, लेकिन आई डोंट थिंक F-35 वाज ऑन द रेडार। नहीं, इसका जो जब ट्रम्प और मोदी साहब का जो मेल मिलाप हुआ था जनवरी में फरवरी में, जब ये गए थे, तो उस वक्त भी ये विवाद हुआ है कि क्या हम F-35 लें या रशिया का F-37 लें, F-57 लें, क्योंकि ये दोनों हवाई जहाज यहाँ आए थे बेंगलोर में, दोनों को उड़ाया गया है वगैरह वगैरह। और बहुत मैंने सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर से भी बात किया है, उनका मानना ये है कि क्या हम F-35 लेंगे या F-57 लेंगे, इसमें थोड़ा वेट करने की जरूरत है। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों हवाई जहाज के अपने अपने प्रॉब्लम है, राइट। जो एक्चुअल फिफ्थ जनरेशन फाइटर यूएसए के पास है F-22, वो नहीं दे रहे हैं, ये F-35 दे रहे हैं। वो F-35 तो जो है नेटो को वो भी नहीं दे रहे वो। किसी और को नहीं दे रहे हैं वो, ठीक है ना। और ये F-35 है, ये नेटो टाइप एक्सपोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, नेटो कंट्रीज वगैरह के पास है, क्योंकि दोनों में प्रॉब्लम है। ऐसी बात नहीं है कि ऐसी किसी के इट्स अ क्लीन विनर। अच्छा, जल्दबाजी इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि चाइना के पास भी नहीं है फिफ्थ जनरेशन। वो तो बोल सकते हैं वो हाँ, तो उसके पास J-20 को टेंथ बोलता है ना, जनरेशन। J-20 हमारा फिफ्थ जनरेशन है। नहीं नहीं, वो बोल सकते हैं पर है ही नहीं। जो फैक्ट है कि इट्स नॉट अ फिफ्थ जनरेशन। चाइना वाला बोलने के लिए क्या बोलेगा, वो तो टेंथ जनरेशन भी बोल ले, हमें क्या फर्क पड़ता है। फैक्ट इज ही ऑल्सो डजंट हैव। और ये जो J-35 जो चला रहा है, और जो खबर मिल आया है कि वो पाकिस्तान को दे रहे हैं, अभी पाकिस्तान को नहीं दे रहे हैं, वगैरह वगैरह जो भी है, वी डोंट नो व्हेन द एयरक्राफ्ट विल कम इन। और उसका साथ अभी जो P-15 का प्रॉब्लम हो गया ना, मिसाइल सिस्टम, वही मिसाइल उसमें भी लगाना था। वो मिसाइल तो अलग नहीं होता ना, हवाई जहाज बदल बदल जाएगा, मिसाइल तो वो तकरीबन वही है। तो वो अभी
मेरे ख्याल में ऑप सिंदूर के बाद वो प्रोग्राम थोड़ा पीछे हट गया। तो इस माहौल में देखें तो मेरे ख्याल में वी हैव 4-5 years विंडो टू डेवलप और ओन, राइट? नंबर एक, सो वी शुड बी इन अ हरी, आइदर डेवलप और प्रोक्योर, एक चीज कर सकते हैं या सीधा, राइट? 5 साल है इसके लिए, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, राइट? एक और चीज हमें याद रखना चाहिए, हम बोल सकते हैं कि रशिया से लेना अच्छा होगा, बट यही 57 का जो प्रोग्राम है, भी हम उसमें हिस्सेदार थे इनका डेवलपमेंट में, और हम बाहर निकल के आ गए, राइट? सो आई डोंट थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू कि वापस उसी प्रोग्राम में जाके शामिल हो जाओ। जिस प्रोग्राम से आप बाहर निकल के आए हो, अनलेस वो जो मूल कारण जिससे बाहर आप निकल के आए हो वो हमें क्लियर नहीं है, और वो मूल कारण का आपको उत्तर नहीं मिला है, तो हमें वापस उस प्रोग्राम में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप किसी तरीके से देखिए ना, F-35 ये पद्मनाभ स्वामी लॉक के बाद सबके दिल में, सीरियसली बात कर रहा हूँ, राइट? जो भी हुआ है वो एक, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह आ गया है। F-57 के ऊपर अब हमारा पहले से ही प्रॉब्लम है। एफ ये जो J-35 है चाइना का, ये उतना जल्दी आने वाला नहीं है, तो हम क्यों जल्दबाजी में पड़े? अगर खरीदना ही है तो 5 साल के बाद खरीदो, जब हमें क्लैरिटी मिलेगा। और 5 साल के बाद हमें ये भी क्लैरिटी मिलेगा कि क्या एम का सही तरीके से आ रहा है कि नहीं। उस डेवलपमेंट के ऊपर आप ध्यान दीजिए, राइट? हमें पता है कि उसका मेन प्रॉब्लम होगा इंजन का। अभी से उसका कोशिश कीजिए कि इंजन कैसे करना है। ये इंजन का कहानी तो मूल कारण क्यों है, क्या है कि हमारे पास एक हवाई जहाज खुद का नहीं है, वो ये है कि ये इंजन की बात है। तो 5 साल है, इंजन कुछ कीजिए, कुछ कष्ट कीजिए, कुछ धक्का लगाइए, कुछ हाथ पैर मारो। आप फ्रांस से मांगो इंजन, फ्रांस का सैफरन इंजन भी है। ए, विकल्प है, ऐसी बात नहीं है। जर्मनी से लीजिए, जर्मनी के पास इंजन है। आफ्टर ऑल जर्मन टेक्नोलॉजी, फ्रेंच टेक्नोलॉजी कम नहीं है इंजन में। तो अगर वो आ गया तो आप उनके लिए भी फायदेमंद होगा। अब हमें याद रखना चाहिए यूरोप इज रीमिलिटराइजिंग, क्योंकि अभी वो खर्च करने वाले हैं। तो यू नो हमें थोड़ा यूरोप और फ्रांस की ओर देखना चाहिए। मैं जर्मनी और फ्रांस, देर टू मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउसेस। जापान के साथ जा सकते हो आप। तो मेरे ख्याल में विकल्प ढूंढना के लिए हमें टाइम मिल गया। तीसरी बात, अभी ऑप सिंदूर में क्या निकल आया, ऐसे कोई हवाई जहाज हमने जाके ना यहाँ से लेकर नूरखान एयरबेस में बेच के उसके ऊपर अटैक नहीं किया, ना उन्होंने ये बॉर्डर क्रॉस किया है। ज्यादातर अटैक्स मिसाइल्स के जरिए हुआ है, और काफी कारगर अटैक्स हुए हैं हमारे। तो उस हालत में, राइट, क्या हम जल्दबाजी में कोई एक फाइटर ले ले, या हमारा मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाए, जिसका हमारे पास यू नो स्तर टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, सब कुछ है पूरा। उसका नॉलेज, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, सब कुछ उसमें हमारा, वी हैव फुल कंट्रोल ओवर इट। सो लेट्स इंक्रीज मिसाइल्स। पाकिस्तान के पास कल के दिन कौन सा मिसाइल आने वाला है, कौन सा हवाई जहाज आने वाला है इतना जल्दी, कौन सा एडी आने वाला है? सो वी आर ओके इवन अगेंस्ट चाइना। वी आर ओके विद व्हाट वी हैव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मेरे ख्याल में अगले 5 साल तक वी आर ओके, राइट? सो इस सूरत में वी नीड टू चेंज आवर थिंकिंग, हमारा दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है, हमारा टैक्टिक्स बदलने की जरूरत है, और वी हैव टू डू थिंग्स अ लिटिल मोर सेंसिबली। सो आई डोंट थिंक वी शुड बी इन अ हरी। एंड ये जो बात मैं बोल रहा हूँ कि मिसाइल्स बढ़ाना चाहिए, ये आज नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा आज का ज्ञान नहीं है। ये 4 साल पहले मैं गया हुआ था नेशनल डिफेंस कॉलेज में एक लेक्चर देने के लिए। तो उस वक्त बताया था उनको कि भाई देखिए, और वो सब अभी फ्यूचर चीफ और सीडीएस बनेंगे, वहीं से बनते हैं। तो उस वक्त मैंने उनको बताया था कि भाई देखिए, अगर आपके पास
एयरक्राफ्ट इतना नहीं है तो मिसाइल बढ़ाओ, और मिसाइल कारगर है, आपके पास बहुत अच्छे मिसाइल हैं और टेक्नोलॉजी भी है, सेंसर्स भी है, सब कुछ है। तो ओवरऑल देखेंगे तो वी शुड बी अ लिटिल इजी। और जैसे आपने बताया, यूएसए के ऊपर हम निर्भर नहीं हो सकते। ट्रम्प जैसे आदमी दूसरा आ गया इसके बाद, तो कल के दिन वो मुकर गया तो हम फंस जाएंगे। अगर यूएस का जहाज या रशिया का जहाज या फ्रांस का जहाज अगर हम लें, तो अगला जो भी जहाज या हम प्रोड्यूस करें या हम बाहर से लें, इसका मेंटेनेंस का पूरा द यू नो द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में होना चाहिए, नहीं तो किसी को मत लो। राइट, ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के तरह आप सबसे भीख मांग रहे हो कि भाई इसके लिए स्पेयर्स दे दो, इसके लिए मिसाइल दे दो। एंड हमारा ये नए हवाई जहाज लेंगे हम, वी शुड एंश्योर दैट हमारे मिसाइल सिस्टम्स उसके ऊपर फिट है, बिकॉज हमारे पास है मिसाइल सिस्टम्स। तो ये है मेरे मोटे मोटे सोच विचार अबाउट इंडियाज फ्यूचर एयरक्राफ्ट एक्विजिशन। बहुत लोग एयरफोर्स से जो है वो मेरे से सहमत नहीं होंगे, जी, जी, क्योंकि जी। उनको उनका दृष्टिकोण में हवाई जहाज की जरूरत है। बट इन द लॉन्ग टर्म वी नीड एयरक्राफ्ट, बट शॉर्ट टर्म में हम मिसाइल के साथ काम निकाल सकते हैं और अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत या से एयरफोर्स के वेटरन्स जो हैं, दे थिंक कि जो एचएएल है, इट इज़ द मेन स्पॉइलर, ये किसी और को आगे आने नहीं देती है। और कल एचएएल के जो सीएमडी है उनका स्टेटमेंट भी आया, नो वी डोंट रिक्वायर अ सेकंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और समथिंग लाइक दैट। डू यू एग्री विद दिस व्यू? नो, आई डोंट एग्री विद द एचएएल्स व्यू। आई एग्री विद द एयरफोर्स व्यू। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें। वो इसीलिए कि कंपटीशन अच्छा होता है। राइट, अमेरिका में देखिए या फ्रांस में देखिए या जर्मनी में देखिए, हर जगह कंपटीशन अच्छा होता है। अगर दो हैं पीपल टू कॉम्पीट विद ईच अदर, पहले वाला ठीक होगा। दूसरी बात यह है कि एचएएल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे, अ, काबिलियत है उसके अंदर। राइट, बट इज इट एफिशिएंट, इज इट रिलायबल, वो प्रॉब्लम है। और इट्स नॉट परफॉर्म द वे द नेशन वांट्स इट। दिस इज अ फैक्ट, एंड नेशन हैज पुट लॉट ऑफ मनी इन इट। सो पैसा डालने के बाद, इतना पैसा डालने के बाद, भाई हमारा देश का संपत्ति है ये, अगर हम इसके अंदर डाल रहे हैं, इससे अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए। उस अकाउंटेबिलिटी के तहत क्या ये जरूरी है कि एवरी टाइम यू पुट अ सिविलियन पर्सन एज अ सीएमडी? ये वहां से हवाई जहाज किसके लिए बनाए जाते हैं? बनाए जाते हैं फॉर द एयरफोर्स। व्हाई नॉट पुट द एयरफोर्स इन चार्ज? कि भाई आप बनाओ, आपके पास ये प्रोडक्शन एजेंसी है, आप बनाइए जिस तरीके से आप चाहते हो। अभी ऐसे है कि वो कुछ बनाते हैं, एयरफोर्स बोलती है नहीं हमें ये नहीं चाहिए। ये कुछ बना देते हैं, एयरफोर्स बोलती है कि भाई हमारा इसका मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है। जैसे प्रचंड एएलएच के साथ हुआ। राइट, उसमें क्या था, अब उन्होंने हवाई जहाज बना दिया, हेलीकॉप्टर बना दिया, उसके स्पेयर्स नहीं थे। तो काफी बार वो हेलीकॉप्टर्स वर नॉट ऑन वर नॉट एयरवर्दी, रिपेयर में थे। सो दैट इज द थिंग, दिस इज अ प्रॉब्लम इन इंडिया, कि हम चीज बना देते हैं पर उसका मेंटेनेंस के बारे में सोचते नहीं है। चीज बना देते हैं पर लेट देते हैं। और ये एयर चीफ तक उन्होंने बोल दिया कि भाई आपने पैसा ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और फिर आप डिले करते हो। अगर अमेरिका 1 साल या 6 महीना जी इंजन नहीं बेचता तो पूरा देश में हल्ला हो जाता है। और ये 3-3 साल, 4-4 साल डिले हो जाता है पैसा लेने के बाद, फिर कोई बोलता नहीं है। तो ये तो सही नहीं है। सो इस लिहाज से आई डोंट एग्री एट ऑल विद द एचएएल चेयरमैन। वो तो अपना निजी स्वार्थ की बात है कि वो अपना कंपनी चलाना चाहता है। वो मैं आई कैन अंडरस्टैंड, बट दैट्स इट। तो ये जो इंडियन नेवी का जो मॉड्यूल है, जिसमें दे हैव देयर ओन डिज़ाइन ब्यूरो,
or they have partners in Mazagon Docks, Cochin Shipyard, Vizag Shipyard, Garden Reach. You think that is more viable? क्योंकि सबसे अधिक इंडिजिनाइजेशन अगर किसी ने किया है तो इंडियन नेवी ने किया है। राइट। इसके साथ भी मैं सहमत हूँ कुछ हद तक, और कुछ हद तक असहमत भी हूँ। मैं आपको पूरा विस्तार में बता देता हूँ। इंडियन नेवी ने जो इनका जो प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसमें डाउट नहीं है। आजकल हम शिप्स जो है बाहर से नहीं लेते, हम खुद बनाते हैं। ठीक, हमारा खुद का डिजाइन होता है, हमारा खुद का मेटलर्जी होता है, सब कुछ खुद का होता है। इसमें तो इनको 100% मार्क्स देने की जरूरत है नेवी का, और वो मॉडल अच्छा है। और ये मॉडल अच्छा है क्योंकि ये मॉडल को मैं खुद पढ़ा हूँ। जब हम मैं महाराष्ट्र में, बॉम्बे में जीओसी था, मुंबई एरिया का, ये डॉक्स तो हमारे बगल में थे, और मेरे को हम्म। पता था कि मैं डीजीआरटी बनने वाला हूँ। और हम्म। मेरे को बड़ा क्लैरिटी था कि आत्मनिर्भर गन सिस्टम बनाना है, जो हमने बनाया बाद में, हम्म। जिसके बारे में हमने काफी बात भी किया। तो उसके लिए मैं तकरीबन 3-4 हफ्ते जाके मैसगॉन डॉक्स में बैठा हूँ, एज ए लेफ्टिनेंट जनरल में बैठा हूँ, और इनका पूरा सिस्टम पढ़ा, इनके उच्च अधिकारियों से बात किया, फोरमैन के साथ बात किया, जो वेल्ड करते हैं उनसे बात किया, जो ये वायर करते हैं, जैसे एक शिप, एक बड़ा शिप का वायरिंग हम्म। तकरीबन 3-4 हज़ार किलोमीटर होता है, हमें पता नहीं है उतना वायर एक शिप में लग जाता है। मैं अप्रेंटिस था मैसगॉन डॉक्स में once upon a हाँ, या तो आप, time। यू कैन एग्री विद व्हाट आई एम सेइंग। तो ये मैं पढ़ा, इनका मॉडल बहुत बढ़िया है। बट ऐसा मत ही मेरा माय डिसएग्रीमेंट कम्स हियर, कि भाई ये शिप बना लेते हैं, पर शिप के अंदर जो भी डालना है वो बाहर से आता है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। उसमें हम आत्मनिर्भर नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो या गन्स हो या मिसाइल्स हो, हम बाहर। हाँ, उसमें भी एक मूवमेंट हुआ है कि ब्रह्मोस डाल रहे हैं, हम आकाश भी डाल रहे हैं, वी आर पुटिंग our own missile systems, but we don't have a gun system. इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ हम सोनार वगैरह हम डीआरडीओ से लेते हैं, पर कुछ हद तक लेते नहीं है। इंजन्स हम बाहर से लेते हैं, इंजन्स हमारे यूक्रेन से आते थे, रशिया यूक्रेन से, हर शिप का। तो उसमें भी टेक्नोलॉजी नहीं है। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो एयरक्राफ्ट इंजन हम नहीं बनाते, शिप इंजन नहीं बनाते हम, मेरीन बस इंजन का सब। इंजन नहीं बनाते, ऑटो रिक्शा का इंजन नहीं बनाते हम। एयर देखिए, एक देसी ऑटो इंजन आपने आज तक सुना है? एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, इंजन आता किर्लोस्कर है, बनाता है ना। बनाते हैं, हाँ? नहीं नहीं, किर्लोस्कर। इट्स नॉट समथिंग विच, वो आप किर्लोस्कर डीजल इंजन का ऑटो देखिए, वो किस कैसा है वो एक बड़ा ऐसा ट्रक जैसा लगता है। आप एक अच्छा इंजन, पेट्रोल इंजन, यू सी ऑल दीज टर्बो इंजन्स आर नॉट डीजल इंजन्स, दे आर हाई ऑक्टेन पेट्रोल इंजन्स। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में कुछ फर्क है। और डीजल इंजन जो है ना, थोड़ा मोटा किस्म का है, मोटे दिमाग वाले आदमियों का इंजन है वो चल हाँ, जाता है, वो तो ठीक है। राइट। बट पेट्रोल I, इंजन्स I, I एंड, was I am a marine engineer, so I know या about सो this. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? वी डोंट मेक आवर ओन इंजन्स, एंड नेशनली हमें एक बनाने की जरूरत है। ना टैंक इंजन बनाते हैं, टैंक का इंजन भी नहीं बनाते हम। सो वी हैव अ प्रॉब्लम, एंड ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने की जरूरत है। अगर Correct. आत्मनिर्भर होना है तो हमारा खुद का इंजन बनाने का काबिलियत होना चाहिए। बिल्कुल ना, ना मरीन डीजल इंजन बनाते हैं ना मेरीन टरबाइंस बनाते हैं। टर्बाइन, हाँ, टर्बाइन्स का भी प्रॉब्लम है। ये टर्बाइन सिर्फ इसके लिए नहीं है, टर्बाइन हम अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम्स के लिए भी नहीं बनाते, नहीं बनाते टर्बाइन्स हैं। हम ये न्यूक्लियर पावर सिस्टम्स के लिए भी नहीं बनाते, ये सब मित्सुबिशी लेके आते हैं। एलएनटी के पास एक टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सूरत में। हम्म। आई मीन, आफ्टर ऑल आई वाज पार्ट ऑफ एलएनटी एट सम पॉइंट, रिटायरमेंट के बाद आई बीन देयर। बढ़िया बनाते हैं वो, फर्स्ट क्लास बनाते हैं, पर पूरा टेक्नोलॉजी है मित्सुबिशी का है।
राइट, सो वी नीड टू, ये जो टेक्नोलॉजी है इंजन बनाने का, टरबाइन बनाने का, और जो एक मोटे तौर पे बनाऊंगा, जो घूमता हुआ पार्ट के साथ जो बनता है ना, टेक्नोलॉजी है ना, वो उसमें हमारा कमी है। वी शुड अटैक दैट। ये नहीं कि सिर्फ हम एआई बनाते रहे, ये बनाते रहे, वो बना रहे थे। हार्डवेयर, हार्डवेयर की जरूरत है। वी कैनॉट बी अ सॉफ्ट पावर, वी कैनॉट बी अ सॉफ्टवेयर पावर, वी शुड बी अ हार्ड पावर। हार्ड पावर होने के लिए हार्डवेयर चाहिए हमें, नहीं तो हम सॉफ्टवेयर बनाते रहेंगे तो सॉफ्ट ही रहेंगे। ये मेरा हाँ। विचार है। आप यू अच्छा, कैन एक और, डिफरेंट। बिफोर वी गो टू दिस चाइना पाकिस्तान अफेयर, ये जो अभी जो जेवलिन मिसाइल्स दैट लॉकहीड मार्टिन इज ट्राइंग टू पास ऑफ, हैज इट फेल्ड ट्रायल्स? नो, इट्स नॉट फेल्ड ट्रायल्स, इट्स पास ट्रायल्स, बट वो इट्स अ ओल्ड काइंड ऑफ अ मिसाइल, उसमें कोई नया चीज नहीं है। We don't get any special thing out of javelin. It is like what we have already. So नाग। it is not it's not a state of art. ये एक जनरेशन पुराना है। So if you take it, it will be under political pressure. But मेरे ख्याल में वो पॉलिटिकल प्रेशर का कहानी खत्म हो गया अभी। हम्म। देखिए, जो ट्रम्प साहब ने जो किया ना कार्रवाई पाकिस्तान के हम्म। साथ, हम्म। पाकिस्तान के साथ उसने लंच कर दिया, उससे हमारे पॉलिटिकल रिलीज मिल गया हमें। सो वी, या अच्छा इट्स अ काम किया। रिलीज। हाँ, अच्छा काम किया उस हद तक। सो वी शुड स्टार्ट डूइंग थिंग्स डिफरेंटली विच सूट आवर रिक्वायरमेंट हम्म। एंड नॉट समवन एल्सेस रिक्वायरमेंट। कभी कभी क्या होता है कि ये बोलते हैं कि भाई अगर ये चाहिए तो आप ये भी ले लो। होता है ना डील, डील में आप टॉर्च चाहिए तो बैटरी भी ले लीजिए। हम्म। सो दैट काइंड ऑफ अ डील है ये। सो आई थिंक नाउ दैट javelin मिसाइल ऑल्सो, वो उसमें आई एम श्योर इट विल नॉट कम इन अ हरी। एंड विद इन द आर्मी, ये मैंने काफी लोगों से बात किया है, खास करके भूतपूर्व सैनिक से, सीनियर ऑफिसर से बात किया है। उनका भी कहना यही है कि क्यों हम ले रहे हैं, ये ऐसे कोई नया जमाने का नहीं है, इसमें कोई नया हमें कैपेबिलिटी नहीं मिलता। इस टाइप का मिसाइल तो हमारे पास रशिया से बहुत पड़े हैं। तो वी डोंट, एंड वी शुड गो ऑन फॉर आवर ओन। वी हैव दिस नाग मिसाइल, नाग, हाँ। नामिका वगैरह, जो वी शुड गो फॉर दैट। व्हाई शुड यू गो फॉर दिस? तो ये, करेक्ट। दिस इज द थिंकिंग, या। करेक्ट। ना हो, ये आपने बताया वो लंच वाला जो बात कर रहा है, आपको लंच ने इंडिया को रिलीज दे दिया, वो जो है, ट्रम्प का और मुनीर का लंच ने। वो लंच ने कुछ चाइना के साथ भी कुछ किया है क्या? यस, बिकॉज डेफिनेटली। चाइना सीम्स टू बी गोइंग बैक ऑन इट्स कमिटमेंट्स टू पाकिस्तान। देखिए, बात यह है कि वो जो लंच हुआ है वो पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा, मेरे को डाउट नहीं है। ठीक है, उसका, पहले हम चाइना के बारे में बात करते हैं, बाकी बात करेंगे। जैसे ही इससे बात हो गया, उसके अगले दिन से ये J-35 का कहानी बंद हो गया चाइना से। राइट, कि हम आपको J-35 अगले साल दे देंगे वगैरह वगैरह, वो न्यूज आइटम्स आना बंद हो गया चाइना मीडिया में। और तो और चाइना के मीडिया में, बेदू में या weibo में या गुआनचा में, ये मैं पढ़ा हूं, कमेंट्स आए हैं। लोग बोलते हैं कि भाई देखिए, ये हवाई जहाज हमारे फौज में नहीं है, ये हम बना रहे हैं पहले हमारे फौज के लिए या पाकिस्तान के लिए, और ये अंडर ट्रेनिंग, अंडर डेवलपमेंट हवाई जहाज है। अभी तक इसका डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ, आप कैसे पाकिस्तान को दे रहे हो? ये सवाल है, उनके जनता पूछ रही है। और ये भी पूछ रहे हैं कि भाई, ये ऐसे भिखारी देश जो J-10 का पैसा आज तक नहीं दिया इसने, आप इसको J-35 दे रहे हो? वो किस खाते से दे रहे हो पैसा? और जब हमारा यहाँ का आर्थिक हालत खराब है, आप इनको कैसे दे रहे हो? अगर देना है तो पीएलए को दीजिए, राइट? अगर देना है तो ऐसे देश को दीजिए जो पैसा वापस कर सकता है, आपको पैसे से ले सकता है। ये तो आप फ्री में दे रहे हो, और ये कंगाल देश है। और एक्चुअली दीस आर द वर्ड्स व्हिच हैव बीन यूज्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश ने एक्चुअली, क्या है वो, चाइनीज में है, और कन्वर्टेड इंग्लिश में यही शब्द, लफ्ज इस्तेमाल किया गया। ये भिखारी देश को क्यों दे रहे हो? देखियो, हम बोलते हैं पाकिस्तान भिखारी है,
चाइना वाले भी बोलते हैं पाकिस्तान भिखारी है, उनको भी पता है, क्योंकि भीख तो वो देते हैं ना इनको। सो द पॉइंट इज, अच्छा उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान हैज गॉन टुवर्ड्स अमेरिका, लंच तो हो गया, मुनीर वापस आ गया, एक चीज है। दूसरी बात, पिछले हफ्ता, एक हफ्ता है हुआ है, इनका जो एयर चीफ है ही इज गॉन टू यूएसए, और परसों ही वापस आया, बाबर परसों ही गया। वापस आया है वो। हम्म, इसका सौदा क्या था और क्या भीख मांगने गया वहां? भीख मांगने गया ये F-16 अपग्रेड्स, मिसाइल्स F-15 के लिए, और इसका नया इनका मांग है हाइमार्स दे दो, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, जो यूएसए ने यूक्रेन को दिया है। ये क्यों हम्म। मांग रहे हैं? क्योंकि चाइना के साथ माल खराब है, ये काम ही नहीं किया, राइट। एक मांगेंगे, दूसरा मांगेंगे, और तीसरा मांगेंगे, और इन ट्रम्प के सामने एक गाजर लटका दिया कि भाई आके हमारा मिनरल्स ले लो और हमारा क्रिप्टो ले लीजिए, क्रिप्टो कहानी ये जो भी है, राइट। और इसीलिए फटाफट इसने उसको, ट्रम्प को नोबेल प्राइज के लिए नियुक्त कर दिया। अगले दिन यानी उसने कि मुनीर ईरान पे जो है हमला ना, कर दिया तो उसको हाँ वो कंडेम कर दिया। कंडा, राइट। तो चाइना मुकर गया है। साथ साथ ये टर्की के पास भी गए हैं, टर्की के पास गए हैं। इनफैक्ट कल परसों टर्की का डिफेंस मिनिस्टर और एयर चीफ पाकिस्तान में थे। सो वहां भी कुछ एक्शन इनका चल रहा है। आज के दिन जैसे हम बात कर रहे हैं, पीएलए का एयर चीफ पाकिस्तान में है, उसका नाम है गैंग, लेफ्टिनेंट जनरल गैंग, हम्म, ठीक है, ही इज इन पाकिस्तान। और अभी शाम को मैंने उसका फोटोग्राफ देखा, वो इनका पाकिस्तान एयर चीफ बब्बर है ना, सिद्धू बब्बर, उसके के साथ। हम्म। तो ये बातचीत हो रहा है, ये पाकिस्तानी जो है सबके टोपी लगा रहे हैं। और जैसे सबको पता है, अगर पता नहीं है तो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो असीम मुनीर है, असीम मुनीर, ही इज नोन एज डिसीवर, धोखेबाज है इसका नाम है डिसीवर। और इस ये अगर वो अपना चक्कर चला रहा है कि डिक्टेटर बन जाए, कूल कर दे, ये तो बात आई ही होगी। अगर हाँ आपने हाँ, 2 days बिल्कुल वो तो बैक इट चल वाज रहा है देयर, ना कि वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है। भाई प्रेसिडेंट उसको बनना चाहिए तो प्रेसिडेंट इट्स अ बनने का कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए बनना चाहता है कि उसको ट्रम्प ने प्रोटोकॉल नहीं दिया, तो ही वाज वेरी मिस्ड हाँ, कि मेरे को प्रोटोकॉल नहीं दिया, बताइए। प्रोटोकॉल नहीं मिला हम्म, तो प्रेसिडेंट बन जाएगा? नहीं भाई, प्रेसिडेंट बन गया तो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल कू, हम्म। आफ्टर ऑल देन ही, इट्स अ कू, इट्स अ डिक्टेटरशिप। एनीवे दैट विल नॉट गेट इनटू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट चाइना इज नाउ वरीड, चाइना इज वरीड, चाइना इज वरीड फॉर मेनी रीजंस। क्या वो पाकिस्तान के ऊपर निर्भर कर सकता है? चाइना के खुद के ये सीपीसी के अंदर काफी इनका इन्वेस्टमेंट है, ग्वादर के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। अगर यूएसए आकर पाकिस्तान के अंदर बैठ गया तो इनका क्या हालत होगा? तो उस हालत में बगल क्या में बैठा पाक, है ना साहब, पस्ती में। ना वो वो तो जो करना है करेगा वो, राइट। जो कर वो, जो भी पश्तून और बलूच जो करना है वो करेंगे। बट नाउ चाइना इज वरीड अबाउट दिस, बोलते नहीं है, राइट, दे इज वरीड। एक और चीज है, चाइना इसके अंदर फंसा हुआ है। देखिए फंसा इसीलिए है, इस पाकिस्तानियों के साथ बात करना बड़ा, यू शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि ये सबको धोखा दे देंगे और सबके ऊपर टोपी लगा देंगे। पाकिस्तान ने आज तक जिससे भी कर्जा लिया है वापस नहीं किया। आईएमएफ के भी अभी 25th किस्त है ना कर्जे का, हम्म। आज तक उसने एक नया पैसा वापस नहीं किया है, आउट ऑफ ऑल दिस 25 प्रोग्राम्स। सिमिलरली चाइना को वापस पैसा नहीं मिलने वाला है। कर्ज बढ़ता रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? ये पाकिस्तानी वाला बड़ा क्लियर है, वो खुद हो सकता है कल के दिन 4 पश्तून को पैसा दे दे और 2 चीनियों को मारवा दे। तो राइट, इफ दैट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इज डन, चाइना बोलेगा कि भाई हमें बचा लो, तो हमें पैसा देने की जरूरत नहीं, आपका लोन रोल ओवर करेंगे। सो चाइना इज एक्चुअली caught. The way I look at it, China is caught in Pakistan.
और उसको ये नहीं पता चल रहा है कि क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाए या पीछे हटे। पीछे हट नहीं सकता, आगे बढ़ ना जा सकता। तो संस्कृत में है ना, संस्कृत में ने हमारा पुराणों में है त्रिशंकु स्वर्ग ना। तो बीच में लटक रहा है अभी। और ये मेरा अनुमान है, ये मेरा एनालिसिस है जहां तक चाइना के हिसाब है। तो और पाकिस्तान को भी ये पता नहीं चल रहा है कि भाई हमारा जो खास मित्र शी जिनपिंग है वो रहेगा या जाएगा। वो अलग कहानी है, वो अलग तो कहानी है। बट बात यह है कि पाकिस्तान में जो है ना, एक क्लैरिटी है, उसके लिए आपको वी शुड बी क्लियर अबाउट एंड वी शुड बी, इसके ऊपर हमें सतर्क होना चाहिए। हम्म, पाकिस्तान किसी के साथ सोएगा, उसने बोला है ना, हम क्या ट्रम्प के साथ बैठते हैं और नहीं किसी के नहीं, साथ हम सोते हैं। उम्मा के साथ खड़े रहते हैं, उम्मा खड़े हैं अमेरिका के साथ बैठते हैं और और चीन के चाइना साथ के साथ सोते सोते हैं। होते हैं। ठीक है, तो वो कुछ भी कर सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जी जिनपिंग हो या ना हो। जब तक चाइना के लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, सीपीसी में काम चल रहा है, ग्वादर में लोग हैं, तो वो तो दे आर कैप्टिव। कोई भी जी जिनपिंग हो या ना हो, ही हैज टू रेस्पॉन्ड टू पाकिस्तान। तो वो फंसा पड़ा है एक्चुअली। लोग लोगों ने, हम सब ने, यही हमारा गलत फहमी था कि कर्ज में डूबा हुआ है। पाकिस्तान तो कर्ज देना ही नहीं है किसी को वापस। हम्म, और चाइना वाला का, और बात यह है कि शी जिनपिंग का वीकनेस इज गुड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि अंदरूनी तरीके से चाइना वीक होता जाएगा तो इट कैन नॉट एनफोर्स एनीथिंग ऑन पाकिस्तान। सब बोलते हैं कि चाइना वाले को पता है कि पैसा सबसे वापस कैसा लेना है। वो एक पुरानी आज तक मैंने, एक वो पुरानी वो क्या बोलते हैं उसको, कहानी तो क्या मतलब, ये एक रियलिटी है कि पहले जो एमपीज एमएलए जिनकी गुंडों की मदद लिया करते थे ना, वो जैसे ही वो हाँ, एमपी एमएलए कमजोर होता था तो वो अपनी सत्ता चलाने लगते थे, बस और धीरे धीरे खुद ही एमपी एमएलए बनने लगे। एमपी बन जाते हैं। राइट, वही हुआ है। नहीं नहीं, आपकी बात सही है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बाकी देशों में भी हो रहा है। श्रीलंका में हो गया ऑलरेडी। और आप साउथ अफ्रीका में देखिए, आप अ, अंगोला में देखिए, तंजानिया में देखिए, ये सब हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि एक, दिस इज नॉट द ओनली केस, बट वॉट एवर इट इज, चाइना पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है उसमें काफी बदलाव है, हमें डाउट नहीं होना चाहिए। राइट, क्या चाइना पाकिस्तान को उसी तरीके से मदद करेगा जिस तरीके से पहले मदद करता था? क्वेश्चन मार्क। राइट, बट एक और चीज हमें याद होना चाहिए, चाइना विल नॉट लेट पाकिस्तान गो अंडर। चाहे इसमें अमेरिका कुछ हाथ ना दे, अमेरिका कल पीछे हट सकता है। राइट, एंड अमेरिका माइट अलाउ इंडिया टू डू व्हाट इट वांट्स अगेंस्ट पाकिस्तान टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट नॉट चाइना। ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो ये दो तरफा खेल है ये। बिकॉज अगर पाकिस्तान कल डूब गया तो उनका इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, उनका वेपन सिस्टम्स अभी भी पाकिस्तान में 80% है, वो भी डूब जाएंगे। राइट, एंड देन इंडिया विल हैव अनडिवाइडेड अटेंशन ऑन चाइना, विच दे डोंट वांट टू हैपन। सो पाकिस्तान को मदद करेंगे so that Pakistan remains a nuisance to India. राइट, आई मीन आज सवेरे ही मैंने बात किया ऑन हम्म, इंडिया चाइना रिलेशंस। थोड़ा हम्म, दोहराता हूँ, जो बाकी इन डेप्थ जो सुनना चाहते हैं, आज हमारा गनर शॉट में जाके देखिए इंडिया चाइना रिलेशंस। इंडिया चाइना रिलेशंस में 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले स्टेज है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, वो हमारा सबका ख्वाब है कि देयर विल बी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, नहीं होगा। सेकंड स्टेज इज आर्म्ड कोएग्जिस्टेंस। जिस तरीके से आज चल रहा है, हमारा फौजें वहां डिप्लॉयड है और तनाव है। ये नहीं बोल सकते कि वहां तनाव नहीं है, डिसएंगेजमेंट हो गया, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स हैज हैपेंड। हमारे फौज जितना था वही है, उनका भी उतना ही है। सो इट वी आर इन अ स्टेट ऑफ आर्म्ड कोएग्जिस्टेंस।
राइट। तीसरा स्टेज है आर्म्ड फ्रिक्शन। अभी जो चल रहा है, अभी जिस तरीके से दलाई लामा का किस्सा आ गया, रेयर अर्थ का हिस्सा हो गया, जिस तरीके से हमारा क्वाड से स्टेटमेंट्स हैव गॉन, हाउ वी हैव रिजेक्टेड एससीओ रिमार्क्स, और ब्रिक्स में हमारा मोदी साहब हावी हो गए। तो ये सब चाइना इज नॉट फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। So is there a case where we'll get into armed friction hereafter is a question. That's the third stage. Fourth stage is है armed confrontation, कि भाई लड़ाई होगा। तो ये चार स्टेजेस हैं चाइना के साथ। पाकिस्तान के क्या क्या स्टेज है? पाकिस्तान इज आर्म्ड न्यूसेंस ऑलवेज। हम्म, पाकिस्तान इज आर्म्ड न्यूसेंस, राइट, फॉर अस। हमें इससे बार बार इसके उसको सर पे डंडा मारना पड़ेगा। सिर्फ ये है कि ये 5 साल के बाद 20 साल के बाद हुआ है, कारगिल के 20 साल के बाद हुआ है। मेरे ख्याल में अगले 5 साल के बाद दोबारा एक डंडा हो तो ये फिट रहेगा किसी तरीके से, वो बाद में बात कर सकते हैं हम। सो इट्स एन आर्म न्यूसेंस। अगर पाकिस्तान डज नॉट बी अ आर्म न्यूसेंस, इट सीजेस टू बी एन आर्म न्यूसेंस, फिर चाइना का क्या हाल होगा? देन दे हैव टू कन्फ्रंट अस डायरेक्टली। ये इनडायरेक्ट कहानी नहीं कर सकते। फिर इनके ना चाइना दैट वे विल नॉट गिव अप ऑन पाकिस्तान। ये छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान के हाथ को। ये पाकिस्तान को पकड़ेंगे, पर इनको ज्यादा घास भी नहीं डालेंगे। तो यू विल सी, हमें थोड़ा चेंज, बदलाव, वी शुड बी रेडी। हमारा रेस्पॉन्सेस भी उसी तरीके से बदलने की जरूरत है, राइट। सो दिस इज द थिंग। आप और दलाई लामा के बारे में अगर बात करना तो कर सकते हैं हम। हाँ, नाउ दलाई लामा को लेके इतना सेंसिटिविटी क्यों है चाइना में? देखिए, ये बात भी मैंने सवेरे बताया, आज भी बता रहा हूं। चाइना के पास दो सेंसिटिव प्रोविंसेस हैं, एक तिब्बत और एक जिंजियांग। दोनों में उसमें मुसलमान ईस्ट है, तुर्किस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान और यहाँ तिब्बत। तिब्बत। ये इसमें इनमें हैन मेजोरिटी है ही नहीं, ना हैन मेजोरिटी होगा। ये दोनों कब्जे में है। जब तक फौज इनका सही है और सब कुछ है तो ये ठीक है, राइट। फर्स्ट हम ईस्ट तुर्किस्तान के बारे में वर्णन करेंगे, फिर यहाँ आएंगे। ईस्ट तुर्किस्तान में क्या है कि वहां मुसलमान तो है, और उसके चारों ओर सब मुसलमान देश हैं। किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, राइट, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब उसके बॉर्डर्स में सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और अफगानिस्तान है, वो सारे मुसलमान देश हैं और वीक देश हैं ये। वहां से चीन के ऊपर यानी जिंजियांग के ऊपर आके वो ज्यादा हल्ला नहीं कर सकते। एक देश जो कर सकता है वो अफगानिस्तान, राइट। एंड पॉलिटिकली, इफ चाइना चाइना अगर वहां का उग्रवादियों के ऊपर काबू कर सकता है तो पॉलिटिकली जिंजियांग को कंट्रोल कर सकता है। और ये इनका यह हिस्ट्री है ये, क्योंकि भारत का पहुंच वहां तक है ही नहीं, और हमारा क्या संबंध ईस्ट तुर्किस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ ज्यादा है ही नहीं, ना हमने उनको सपोर्ट किया है, राइट। ना वहां कोई रिलीजियस पार्टी है, ना कोई रिलीजियस हेड है। तिब्बत इज डिफरेंट। तिब्बत में दलाई लामा जो है, ही इज अ पॉलिटिकल हेड एंड अ टेम्पोरल हेड, दोनों। वो टेम्पोरल एंड पॉलिटिकल भी है, स्पिरिचुअल बोथ। हम्म, स्पिरिचुअल, ही इज राइट, ही इज दोनों है। हम्म। तिब्बत में 4 सेक्ट हैं बुद्धिस्ट का, अलग अलग सेक्ट है। एक सेक्ट का हेड है पंचन लामा, बट सारे बुद्धिस्ट मानते हैं कि दलाई लामा इज द हेड। ओके, दलाई लामा इज द हेड, और दलाई लामा आज के दिन उसका गवर्नमेंट इन एक्साइल यहाँ है धर्मशाला में। और ये चाइना को भी पता है। वो यहां तक इलीगल बोलते हैं, ये बोलते हैं, कुछ भी बोले, बट दे स्टिल रिकॉग्नाइज दलाई लामा एज दिस स्पिरिचुअल हेड। और उनका पूरा प्लान है कि भाई ये जब चला जाएगा, हाँ, उन वो अपना लगाएंगे, उसका पॉलिटिक्स अलग है।
So that is, and the government in exile is in India, and India has a border of 3,200 kilometers with China. और ये बॉर्डर के साथ साथ आप चाहे लद्दाख ले लो, हिमाचल ले लो, नेपाल भी ले लो तो कुछ हद तक, सिक्किम ले लीजिए, अरुणाचल ले लीजिए, और बीच में भूटान है, वहां भी ले लीजिए। यहाँ सब बुद्धिज्म फैला हुआ है, और ये बुद्धिज्म, और यहाँ के बुद्धिस्ट भी दलाई लामा को मानते हैं, और वहां के बुद्धिस्ट भी दलाई लामा को मानते हैं। सो दिस पावर ऑफ रिलीजन इज व्हाट स्केयर्स चाइना। दैट इज व्हाई चाइना इज वेरी सेंसिटिव। अगर कल के दिन दलाई लामा के साथ कुछ छेड़छाड़ हो गया, अगर तिब्बत के अंदर आग लग गया, तो चाइना तो गया काम से, राइट। ये बात अलग है कि 2008 में हमने तिब्बत मूवमेंट को हाथ देना छोड़ दिया, वो पॉलिटिकल रीजन है, बट द फैक्ट इज दैट दलाई लामा इज देयर। फैक्ट इज हमारा 3,200 किलोमीटर बॉर्डर है, और फैक्ट है कि दोनों साइड बुद्धिस्ट हैं, और फैक्ट है कि चाइना इज नॉट कंफर्टेबल विद इट। वेरी सिंपल। सो इट इज सेंसिटिव। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कल ये हम सबको पता है कि दलाई लामा का जो सक्सेशन है वो भाई रीइंकार्नेशन होता है, हम्म, राइट। रीइंकार्नेशन तो तभी होगा जब आज का दो दलाई लामा गुजर गए, तब। जब तक अभी 14 दलाई लामा गुजर नहीं जाते, 15th आ नहीं सकता। और अगर 15th को आना भी है, वो 1-2 साल लगेगा इससे पहले कि एक बालक को पकड़े और बोले कि भाई नियुक्त करें ढूंढ के कि ये अगला दलाई लामा है। 4-5 लोगों को देखते हैं, फिर परखते हैं, इनका सिस्टम है ये, राइट। फिर उसको ट्रेन करते हैं 10-12 साल, जब तक वो ही कम डजंट बिकम एन एडल्ट, फिर जाके दलाई लामा बनता है। यही कहानी हुआ इनके साथ भी, आज के दलाई लामा के साथ। तो ये जो भी होने वाला है, लंबा होने वाला है। इस पीरियड में अनिश्चितता ज्यादा होगा। 10 साल तक मैं देख रहा हूँ, आई मीन मेरा अंदाजा। और वो 10 साल का गिनती तब शुरू होगा जब आज का दलाई लामा जी गुजर जाएंगे, राइट। तो ये इनका एक्सेप्टेड प्रोसीजर है। अगर चाइना बीच में आ गया, वो तो कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं एक और दलाई लामा लगाऊंगा। यहाँ के दलाई लामा बोल रहे हैं कि आपका जो अगला दलाई लामा विल बी बॉर्न इन अ फ्री कंट्री, ही विल बी नॉट बॉर्न इन चाइना, विच इज नॉट अ फ्री कंट्री। तो अगर इंडिया का दलाई लामा हो गया, तो दलाई लामा एक इधर होगा, एक उधर होगा। यहाँ का दलाई लामा 10 साल के बाद इफेक्टिव होगा। पर हम सबको पता है चाइना क्या करेगा। चाइना विद इन नो टाइम एक दलाई लामा को खड़ा कर देंगे, और 5 साल के अंदर उसको बोलेंगे कि भाई तू शुरू हो जा। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि उन्होंने ऑलरेडी चुन लिया, और जिस दिन ये दलाई लामा जी गुजर जाएंगे, वो उसको खड़ा कर देंगे, उसके सर के ऊपर टोपी लगा देंगे, पीला सा उनको, क्योंकि इज पार्ट ऑफ द येलो हैक सेक्ट। पीला टोपी लगा के भाई तू दलाई लामा शुरू हो जाओ। उससे क्या है कि लोग भड़क सकते हैं इसमें। दैट विल बी अ प्रॉब्लम। और अब डिक्लाइनिंग चाइना, जिसका अर्थव्यवस्था डूब रहा है, आबादी डूब रहा है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं चाइना के अंदर, मिलिट्री प्रॉब्लम्स है चाइना के अंदर। कैन इट टेक ऑन दिस मेजर प्रॉब्लम? अगर ये आग जाके जिंगजियांग में भी लग गया, तो चाइना का क्या हाल होगा? दैट इज वाई ये जो दलाई लामा का इशू जो है, reincarnation का issue has come at a very bad time for China. And I think it's going to be very difficult for them to navigate this. At the same time, हमारे लिए ये मौका है। We should be also be very clear how to handle this situation. क्योंकि इससे हमें काफी हद तक चाइना के साथ पैरिटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अभी तक यही बोलूंगा, अगर हमारा पॉलिटी में दम है, तो इसके साथ हम चाइना को तोड़ भी सकते हैं। ये मेरा, दिस इज माय पर्सनल व्यू, राइट। एंड वी शुड डू समथिंग। बहुत दिन हो गए कि हमने ये तिब्बत के बारे के साथ हम चुप रह गए। इट्स टाइम वी डिड समथिंग अबाउट तिब्बत, सो दैट थिंग्स कैन चेंज। यस, अगर वो जो चाइना का जो टेम्पलेट है, जहाँ पे वो अपने वो एंशिएंट क्लेम्स डालते रहते हैं, तो हम अगर अपने एंशिएंट क्लेम्स डालने लगे, तो कैलाश मानसरोवर तो हमारा है ही,
और साथ में ये जो आपका ये काशकर वगैरह है, ये भी हमारे किंग्स यहाँ पे रूल किए हुए हैं। नहीं, ये रूल ही नहीं है, हमारा रिलीजन गया जी वहां तक। सी टिबेटन्स जो है, टिबेटन्स आर देयर इन नॉर्दर्न पार्ट और ऑफ टिबेट, नॉर्थ ऑफ टिबेट इन चाइना, यूनान में भी हैं। और बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म का रूल मूल कहाँ है? बोध गया। उसका सैक्रेड, मोस्ट सेक्रेड प्लेस हमारे धरती पर है। ओके, हमारा सारनाथ कहाँ है? इंडिया में है, वो चाइना में थोड़ी ना है। अभी तो ये नैरेटिव निकाला जा रहा है कि भाई ये एक चाइनीज रिलीजन है ये, एंड वी शुड स्टार्ट गोइंग अगेंस्ट इट स्ट्रेट अवे। एंड इसमें क्या है कि एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, इंडिया अकेले नहीं कर सकता है। ये सिर्फ काशगर और ये नहीं है, वी शुड क्लेम, ले क्लेम फॉर एंटायर टिबेट। जब तक आप पूरा क्लेम नहीं करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एंड वी हैव, बिकॉज दिस इज आवर रिलीजन। ये मानते हैं। दलाई लामा जब वो भाग के गए, वो रशिया नहीं गया ना, वो आया इंडिया। इंडिया क्यों आया? क्योंकि वो दिस इज द सेकंड होम ऑफ बुद्धिस्ट, राइट? सो आई थिंक वी हैव अ लार्जर रोल टू प्ले, एंड वी कैन टाई अप चाइना एंड नॉट्स, इसमें मेरा डाउट नहीं है। एक 2019 या 2018 का एक एनालिसिस है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बेल्फोर सेंटर का एनालिसिस है ये बार बार ये मैं बात करता रहता हूँ इस सेंटर के एनालिसिस के बारे में। उन्होंने एनालाइज किया, अगर कल के दिन इंडिया और पाकिस्तान चाइना के अंदर लड़ाई हो गया फुल फ्लेज्ड, राइट, एंड इफ इंडिया डज समथिंग इन तिब्बत मिनिमल, देन चाइना विल बी इन अ बिग मेजर प्रॉब्लम, वो जीत नहीं सकते। सो ये जो चीज है, हमने इस्तेमाल सही नहीं किया आज तक। मेरे ख्याल में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप सोच लो, अगर ये यही मौका यूएसए को मिला होता या ब्रिटेन को मिला होता या किसी आज चाइना को मिला होता, ये तो कर देते काम, ये तो तोड़ तोड़ देते। इनका पूरा कोशिश रहता है ना, पिछले 75 साल से कर रहे हैं कि इंडिया को तोड़ दें थ्रू कश्मीर और मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट। या कोई ये कोई आरती लेके थोड़ी नहीं आया कि भाई इंडिया फूलो फूलो। मणिपुर में आज जो हो रहा है वहां डेफिनेटली चाइना का हाथ होगा। अगर चाइना ये सब कर रहा है तो हम क्यों ना करें? और जो भी चाइना ने करना था कर लिया, अब हमारा बारी है। ये ये मेरा बिल्कुल मानना सही है। है। वैसे भी आपके ये काशगर वगैरह में ये जो बुद्धिस्ट बड़े या प्रसिद्ध बुद्धिस्ट monk हुए हैं, कुमार जीव। So it is Kumarji who took Buddhism यस, to China through the eastern part and then to the main Han areas. तो they owe it to Kumarji and they owe it to India. सारा का सारा एरिया हमारा है। या नहीं, In fact, डाउट नहीं है मैं। in Mahabharata, there is mention of Uttar Kuru. Uttar Kuru हम्म is the what they call Xinjiang. हम्म That is Uttar Kuru, and there is Uttar Madra. Uttar Madra is this main Turkestan area in the Central Asian countries. That is Uttar या Madra, and Uttar Kuru is this Xinjiang, both mentioned in Mahabharata. यस, आई गो विद यू, आई गो विद यू 100%। सो why should we not reclaim our culture? Why should we not reclaim our heritage? We should. Absolutely. I mean, I have no doubts about it. I have no doubts. देखिए, अगर आप जापान गए हो तो वहां भी मैं बुद्धिस्ट टेम्पल्स में गया हूँ। कोरिया गया हूँ, वहां भी बुद्धिस्ट टेम्पल्स में गया हूँ। और Thailand? पिछले साल ही गया था मैं कोरिया, राइट। आप कंबोडिया चले जाइए। कंबोडिया Hmm. में अगर आप एंकोर वाट गए हैं, मैं वहाँ 4 दिन रह के आ चुका हूँ। अंकोर वाट जो है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, मंदिर है। आप अंकोर वाट के जितने टेम्पल हैं वो 4 दिन लगते हैं घूम के देखने के लिए। और उसके ऊपर जो खुदा हुआ है पूरा, वो भाषा है, वो तकरीबन तमिल टाइप ऑफ भाषा है। और उसके अंदर क्या है, रामायण खुदा हुआ है दीवारों के ऊपर, राइट। सी आई एम नॉट वेरी गुड एट रामायण, आई एम नॉट गुड एट संस्कृत, आई एम नॉट गुड एट हिंदी, आई एम नॉट गुड एट मेनी थिंग्स।
बट जब मैं यहाँ गया था तो उसका अक्षरों जहाँ ऑन द टेम्पल विच वर देयर वॉल्स के ऊपर, क्योंकि हर हमारा मंदिर में हर टेम्पल वॉल के ऊपर खुदा होता है कुछ ना कुछ। इट टू मी द फर्स्ट लुक इट गेव मी कि ये भाई ये तमिल का है, तमिल लिखी है। एंड जहां भी ये अगर आप उनके जो चिन्ह देखते हो और यू नो द डिस्क्रिप्शंस, नॉट डिस्क्रिप्शन तो हमें पता नहीं क्या है, बट द आर्किटेक्चर यू सी, दिस इज ऑल अबाउट रामायण, completely 100% about Ramayana. So people say this is all part of Kambam Ramayana because Kambam Ramayana is the Ramayana which is there in In South Tamil India, Nadu, yes. Tamil Nadu, and this is the Ramayana which has gone there. हमारा इतना अगर कल्चरल हेरिटेज है वहां तक पहुंचा है, चाइना का कौन सा हेरिटेज है जो कहीं और गया है? कहीं नहीं गया। चाइना का कौन सा रिलीजन है बाहर गया है? एक ये सुनजू को लेके घूमते रहते हैं जैसे वो तोप है ये। So the point is we should be very clear how far our cultural ये, यहाँ तक अफगानिस्तान में भी अगर आपको याद है तो 5 साल 10 साल पहले इन्होंने ये बामियान बुद्धा तोड़ दिया था, ये तालिबान नंबर 1 ने, राइट? वहां तक बुद्धा जी का हावी थे ये। सो इफ यू सी वी हैव ट्रमेंडस इक्विटी ऑल ओवर। एंड अगर आप कभी बोध गया जाके देखो, वहां एक जापानीज पेविलियन है, एक थाईलैंड का पेविलियन है, यहाँ हर एक देश का एक पेविलियन है। जो लोग बाहर से आते हैं वहां रहते हैं, फिर वो बोध गया के जो पेड़ है उसके नीचे जाके, वट का वृक्ष है, वहां जाके बैठे रहते हैं 2 दिन 2-3 दिन, जितने दिन उनका श्रद्धा की बात है। फिर वो जाते हैं बाकी जगह, नालंदा, राजगीर, सारनाथ, सब घूम के फिर जाते हैं। मैंने इनसे जाके वहां बात किया हूँ। सो ये जो हमारा जो कल्चरल हिस्ट्री है, वी शुड नॉट वी शुड यूज इट नाउ। आई थिंक वी शुड politicize it and use it because anyway Buddhism is part political, part spiritual. After all, Dalai Lama is a political head of Tibet also, Political as well as spiritual, both. spiritual दोनों। तो why not we also roll it together and do it? बाकी religions कर सकते हैं। If the Christianity come from all the way there and get ये नागालैंड में बस सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ले जा सकते? हमारा खुद का रिलीजन है ये। I mean very simple. Correct. Now let's go to